मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ टीवी का, जिन्होंने एक्टर्स को जिंदा रखा हुआ है। थिएटर में अगर सिर्फ एक्टर होते तो मर चुके होते। जिससे भी आप पूछते हैं वो कहता है पहले मैं डीओपी था, अब मैं डायरेक्टर हूँ। कोई कहता है मैं पहले एडी था, अब मैं डायरेक्टर हूँ। कितने बड़े बड़े चैनल्स हैं। कभी आपने सुना है कि किसी चैनल ने अपने डायरेक्टर्स को इंग्लैंड भेजा हो कोई शॉर्ट कोर्स के लिए, या किसी चैनल ने बाहर से गोरों को बुलवाया हो? सिनेमा को गवर्नमेंट की जीरो सपोर्ट है। Today, my creative artist is an all rounder, a hero who has mastered the skill of performance arts through the most difficult medium of acting to theatre plays that include the popular Half Plate, Paune 14 August, Sawa 14 August in Siachen, written by the living legend Anwar Maqsood. Also, the popular current rendition of Angan Teda as the prequel titled Nach Na Jaane. A screenwriter who made his film debut with Karachi Se Lahore and hit milestones of laughter, which prompted him to work on the sequel Lahore Se Aage. Very, very choosy with his scripts he does on television. He has hosted countless shows as well, through which has made his audiences laugh. I've had the pleasure of working with him at Producers End twice in the hilarious telefilm that also went in to win an award titled Dildaria, in the serial Bandi, in which he put on the face of a villain which will be remembered for times to come, which also garnered him to win the award for his projection. Many a times, this gentleman gets caught in various controversies, and I'm yet to find out whether those are on purpose or are they keep him in the limelight alive or not, to get his point across. With little focus on what impression it might have on the industry, however, he gets away with his point. I have with me none other than Yasir Hussain. यासिर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? वालेकुम और अस्सलाम, काफी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा यासिर, सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि कोविड का टाइम चल रहा है, एक बहुत ही एक अजीब गरीब सिचुएशन आई हुई है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में। एज एन एक्टर आप जरूर इस वक्त काम भी कर रहे होंगे। आप सबसे पहले तो कुछ पॉइंट अक्रॉस करना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, प्रिकॉशंस? यार प्रिकॉशंस तो सभी ले रहे हैं। अच्छी बात है, घर में रहें तो बेहतर है। अगर बहुत डिप्रेशन है तो बाहर भी निकल जाएं, लेकिन आप एसओपीज फॉलो करें, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने अगर ज़रूरत है, अगर आप चीज़ों को टच कर रहे हैं। पर अगर गाड़ी में घूम रहे हैं तो जाहिर है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वरना बेहतर है कि घर में ही रहें, क्योंकि लोग जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि कोरोना एक चीज़ है जो लग सकती है। इस टाइम पे जो है कुछ प्रोड्यूसर्स को प्रिकॉशन लेनी चाहिए अपने एक्टर्स के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है एक्टर्स पे आता है। खुदा ना खास्ता अगर एक्टर्स को कुछ हो जाए तो फिर आंसरेबल उसका प्रोड्यूसर होगा। आपको लगता है हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कोई सही तरह अप्रोचेस ले रही है इस मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने के लिए या नहीं? नहीं, मैं एक आध शो पे गया हूँ। जैसे मैं कल एक शो पे गया था वासिफ चौधरी के, बहुत जल्द आने वाला है वो शो। वासिफ ने इनफैक्ट अनाउंस भी कर दिया आज। तो उस पे मैं गया था तो मैंने देखा एसओपीज फॉलो हो रहे थे। जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे, नदीम विलियम, उनसे लेकर और डीपी तक, सब ने वो सूट्स पहने हुए थे, मास्क लगाए हुए थे और ग्लव्स थे। तो मेरे ख्याल में तो कोरोना से बचने की यही एक तरकीब बताई गई है। हाँ, अब ये है कि इसकी खत्म होने का तो कोई चांस नहीं है। अगर बिल्कुल ही बंद होके बैठ जाएंगे तो करेंगे क्या? मैंने भी सही। बहुत अरसा सोचा। मैं रमजान ट्रांसमिशन में भी नहीं गया, और मतलब गया तो एक आध, मेरे ख्याल आमिर लियाकत साहब के शो पे गया था। उसके अलावा मैं रीमा जी के शो पे गया था, बाकी मैं किसी शो पे नहीं जा सका। तो मुझे ये था कि उन शोज के बाद मैं थोड़ा सा डर गया था। मैंने कहा था यार ये ना हो, उस वक्त टीवी पे बहुत ज्यादा बता रहे थे, लेकिन कितना अरसा आप रह सकते हैं घर में बगैर काम किए, और सही। तो ज़रूरी भी है। और जितना मर्जी इससे बच जाया जाए। जैसे हमारी एक दोस्त है, वो तो बेचारी कहीं नहीं गई, उसे घर बैठे कोरोना हो गया। तो जिसको होना होता है उसको हो ही जाना होता है। अनफॉर्चुनेट, अल्लाह वेरी का सैड। शुक्र है हम बचे हुए हैं अभी तक। नहीं नहीं, यही कर बिल्कुल ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ से चलें, एक तो ये हो गया। ये बताएं कि स्क्रीन राइटिंग भी हो रही है, एक्टिंग भी हो रही है, होस्टिंग भी हो रही है। कोई नीश है आपका? आपने कभी सोचा था कि यार एक स्पेसिफिक लाइन में जाएंगे, या आपने बोला कि ट्राई मारते हैं? और क्या ये कहीं से टेक्निकल बैकग्राउंड आ रहा था या कहीं फ्लूक हो गया था, लग गया था? अ, मेरा भाई लिखता था स्कूल कॉलेज के ज़माने से, और एक्ट करता था, बड़ा भाई। तो उनको देख के, उनकी पिक्चर्स देख के स्कूल कॉलेज की, क्योंकि वो मुझसे 12-15 साल बड़े हैं, तो उनकी पिक्चर्स देख के मुझे होता था कि यार ये तो बड़े मज़े की चीज़ है। फिर टीवी का घर में बहुत ज़्यादा था देखने का रुझान। घर में सब बैठ के टीवी ड्रामा देखा करते थे, खबरें देखा करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि अब्बू आ रहे हैं टीवी बंद कर दो, ये वाला सिलसिला नहीं था कभी भी। अब्बा के साथ बैठ के मूवीज़ देखी हैं हमने। और एक भाई ने फिर डीवीडी सेंटर खोल लिया था।
तो मूवीज का बहुत ज्यादा था, मैंने बहुत ज्यादा मूवीज देखी हुई हैं, मतलब हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, कोई मूवी नहीं छोड़ी मैंने शायद। अगर आप मुझसे किसी भी मूवी के बारे में बात करेंगे तो मुझे उसके बारे में जरूर पता होगा, उसकी स्टोरी लाइन या उसके एक्टर्स या उसका डायरेक्टर या उसके प्रोड्यूसर या वो कौन सी कंपनी ने बनाई, उसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे या लिरिक्स किसने लिखे थे, कुछ ना कुछ मुझे पता होगा उसके बारे में। तो क्योंकि बहुत ज्यादा देखी हुई है, तो इतना ज्यादा देखने के बाद किसी न किसी को शौक हो जाता है। मेरी बहन शुमाइला जो है मुझसे 1 साल बड़ी है, वो उसको सिंगिंग का था शौक और मुझे एक्टिंग का। तो जब हम पहले तो पता नहीं होता, तो एक्टिंग करने जब निकले तो देखा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इस्लामाबाद में तो कुछ भी नहीं था। मतलब ना कोई इंस्टीट्यूट था, ना कुछ कोई तरीका था कि किससे मिलें, क्या हो सकता है। पीटीवी इस्लामाबाद वैसे ही थोड़ा डल सा था। तो फिर एक जगह थी तराश इस्लामाबाद में, शेख नासिर रऊफ थे, उन्होंने खोली थी। तो वहाँ कुछ थिएटर और मॉडलिंग का बैकग्राउंड था उस जगह का। तो वहाँ मैंने जाना शुरू किया, वहाँ से छोटे-मोटे थिएटर प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हुए। फिर शाह शरबील प्ले लेकर आ गए, फैंटम ऑफ द ओपेरा। उसमें पहली दफ़ा कमर्शियल थिएटर में काम करने का मौका मिला। आई वाज़ वन ऑफ द स्कल्पचर्स जो बस पीछे बैठे रहते हैं पूरे प्ले में। 2 घंटे पूरी बॉडी पे पेंट लगा के, शॉर्ट्स पहन के, और उस स्कल्पचर बन के ऐसे बस बगैर हिले बैठे रहते हैं। 6 थे हम लड़के, उनमें से एक मैं था। तो वो पहला कॉम्प्लीमेंट शायद मुझे वहाँ मिला था कि मुझे मैं गया तो एक्टिंग करने था, मगर मुझे चांस नहीं मिला था, ऑडिशन में फेल हो गया था। तो मुझे इसका चांस मिल गया था, शौक बहुत था तो मैंने कर लिया। तो शरबील ने मुझे कहा कि जब तुम एंड में एक पॉइंट आता है जब फैंटम को पकड़ने के लिए लोग आते हैं, तो वो फैंटम अगर आपने देखा है प्ले, तो उसमें वो जो स्कल्पचर्स हैं वो जिंदा हो जाते हैं। सही, बिल्कुल ठीक। तो वो जब जिंदा होते हैं तो क्योंकि वो प्लास्टर लगा होता था बॉडी पे, ऊपर कलर लगा होता था, तो वो प्लास्टर फटता था, तो लगता था कि जैसे कोई स्कल्पचर उठ रहा है। और हम लोग इतने साइलेंट थे तो कई लोगों को नहीं, कई क्या मैक्सिमम लोगों को नहीं पता था कि ये इंसान है। जिसने ड्रामा देखा या किसी को बताया था उसको पता था, बाकी किसी को नहीं पता था। अक्सर आंटीज आती थी कि यार हम तो आपसे बात करने वाले थे कि स्कल्पचर प्ले के बाद हमें बेच दें, क्योंकि बहुत रियल लग रहा है, क्योंकि होता ही रियल था। तो वो उसमें जब मैं उठता था तो मुझे शर्बील ने एक दफा कहा कि जब तुम उठते हो तो लगता है जैसे कोई सालों बाद जाग रहा है। उस वक्त मुझे, मैं 16 साल का था, मुझे समझ भी नहीं आई कि बात क्या है, इसका मतलब क्या है कि कुछ सालों बाद जाग रहा है। लेकिन वो था कि मैं कैरेक्टर में था, इसका मतलब ये था। तो वहां से मुझे शौक पैदा हो गया और मैंने एनजीओ के लिए थिएटर करना शुरू कर दिया। और वहां से जो आपकी सवाल है वो ये कि किस तरह से ये तो एक्टर ही बनने गया था मैं। लेकिन जब थिएटर में देखा मैंने, तो एक्टर को मिलते थे 500 रुपए, क्योंकि एक दिन का काम होता था और एनजीओ के बजट्स नहीं होते। सुनने में लगता है मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, इतनी पुरानी बात नहीं है, लेकिन एनजीओ के बजट्स ही नहीं थे। 2005-6 की बात बता रहा हूँ मैं। तो एनजीओ के पास पैसे नहीं होते थे और वो इतने पैसे देते, लेकिन राइटर को वो देते थे 1500-2000। अच्छा 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 अच्छा। तो स्कूल में मैं स्किट्स वगैरह लिखता था, तो मैंने कहा ये मैं ट्राई करता हूँ, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो मैं लिखता भी था और एक्ट भी करता था। तो शुरू से फिर मेरा लिखना और एक्टिंग, फिर थिएटर में मैंने बहुत लिखा और साथ एक्टिंग की। तो उस तरह से मुझे लिखने का बैकग्राउंड वहां से आया। और होस्टिंग इस तरह हुई कि एक चैनल था वहाँ पे इस्लामाबाद में, एक रीजनल चैनल था खैबर टीवी वालों का, K2 का नाम था। कामरान साहब का वो चैनल था, बड़े अच्छे आदमी हो। तो उन्होंने हमें चांस दिया वहाँ पे होस्टिंग का पहली दफा। तो होस्टिंग उससे पहले मैंने कहीं थिएटर पे की थी शायद, कभी जो शो स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप पहले आके कुछ बात कर लेते हैं, तो उस तरह थी। तो मैंने फिर वो एक शो उनका किया। वो शो यहाँ मीर इब्राहिम ने देखा, वजाहत ने देखा, इन्होंने मुझे आग टीवी बुला लिया और फिर मैंने आग टीवी पे होस्टिंग शुरू कर दी। तो होस्टिंग का मेरा ये बैकग्राउंड है। तो इस तरह मैं होस्टिंग में आया। उसके बाद कराची आके मैंने पहली दफा होस्टिंग की, फिर मैंने कराची में थिएटर किया, फिर मैंने कराची में एक ड्रामा किया दरीचा जो सोप था, वो किया, और उसके बाद मुझे फिल्म मिली। मैं थिएटर ही करता रहा मीनवाइल, मैंने टीवी नहीं किया। सही तो एक टीवी का मैंने सोप किया तो मुझे आइडिया हो गया कि नहीं ये मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही है। थिएटर के लोग टीवी में बड़ी मुश्किल से खप सकते हैं अगर कोई, और फिर ज्यादा सिलेक्टिव हो तो बिल्कुल ही नहीं खप सकते, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट भी समझ नहीं आता। आपने हमेशा 1 से 1.5 से 2 घंटे की कहानी सुनी और कही होती है थिएटर पे। ड्रामा शुरू होता है 2 घंटे में खत्म हो जाता है, फिल्म भी शुरू होती है 3 घंटे में, 2 घंटे में खत्म हो जाती है। सीरियल शुरू होता है तो वो 26 घंटे में खत्म होता है। बिल्कुल तो ठीक। एक कहानी इतनी ड्रैग कर देना, या 100 किस्तों में खत्म होता है, इतनी ड्रैग, तो थिएटर के आदमी को ये बात समझ नहीं आती कि ये क्यों इतने लंबे लंबे पॉज हैं, क्यों ये लड़की खिड़की के पास खड़े होकर सोची जा रही है, क्यों ये
लड़का बार बार वही गलती करके माफी मांग रहा है। नो, टीवी और थिएटर, फिल्म और थिएटर में ये नहीं होता। तो मैं फिर इसलिए मैंने टीवी कम किया, और उसके साथ फिर मैंने ये किया कि मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो मैंने ये दोनों काम इस तरह किए, और होस्टिंग का मैंने आपको बताया बैकग्राउंड सारा। तो ये तीनों चीजें इस तरह से मेरे साथ बेहतरीन। नहीं, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से ब्रांड है आप इस वक्त। और ये है कि आपने कहा कि थिएटर से इवॉल्व होके टेलीविजन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये रूमर ट्रू है कि थिएटर आर्टिस्ट का ईगो बहुत ज़्यादा ही होता है, यार टेलीविजन हमारे लिए नहीं है, इसको जरा साइड पे रखो। ये मैंने अब देखा है। वैसे मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ टीवी का, जिन्होंने एक्टर्स को जिंदा रखा हुआ है। थिएटर में अगर सिर्फ एक्टर होते तो मर चुके होते। और ये मैंने यहाँ कुछ इदारे हैं कराची में जिनके एक्टर्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत, उन्हें असल में वहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं ना, वो सब टीवी के पुराने लोग हैं। लेकिन वो सिखाते उन्हें ये है कि नहीं, टीवी छोटी चीज है और थिएटर बहुत बड़ी चीज है। अच्छा। जबकि थिएटर सिर्फ इंग्लैंड में बड़ी चीज है, थिएटर और कहीं पर भी बड़ी चीज नहीं है। अगर देखा जाए फाइनेंशियली या फाइनेंशियली, बिजनेस वाइज। आपकी रीच वाइज, तो थिएटर सिर्फ आपको ब्रॉडवे में मिलेगा बड़ा, लंदन में आपको मिलेगा, आपको और हर जगह नहीं मिलेगा। यहाँ पे कराची में या पूरे पाकिस्तान में कितना थिएटर होता है? साल में एक कमर्शियल प्ले बहुत होता है। कम, बहुत ठीक है, कम। तो ये तो फिल्म से भी कम है। तो ये बहुत छोटा मीडियम है। तो थिएटर के लोगों को ये बिल्कुल बेवकूफाना बात नहीं समझानी चाहिए किसी को भी। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ टीवी का, जिन्होंने उन थिएटर के एक्टर्स को भी सहारा दिया है, जो यहाँ पे पाकिस्तान में मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा कमर्शियल थिएटर मैंने किया है हमारी एज के लोगों में। उससे पहले जब थिएटर बहुत अच्छा होता था, या पंजाबी थिएटर की मैं बात नहीं कर रहा, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, अमानुल्लाह साहब से लेके और सुहेल अहमद साहब और इफ्तिखार ठाकुर और नसीम मिक्की और ये सब लोग, इन्होंने तो बहुत काम किया, बहुत पैसे कमाए, बहुत लोगों को अपना फन दिखाया। लेकिन जो हमारा थिएटर है, जिसे जैसे अनवर मकसूद साहब करते हैं, या निदा भट्ट करती है, या दावर करते हाँ, हैं, ये बिल्कुल लोग करते हैं, बिल्कुल। हाँ, इस थिएटर में शायद सबसे ज्यादा मैंने ही काम किया। सही। जितने और थे वो जल्दी टीवी में चले गए, उन्होंने टीवी को ज्यादा काम किया। मैंने थिएटर नहीं छोड़ा, मैंने बहुत अरसे तक, मैंने 11-12 साल लगातार थिएटर किया टीवी के बगैर। तो वो, मुझे उसके बाद अंदाजा हुआ कि जितने पैसे मैंने थिएटर से बनाए शायद और किसी ने ना बनाया, उसके बावजूद वो कोई पैसे नहीं है। पैसे अच्छा। टीवी में ही है, अच्छा। और कहीं नहीं है। सही। लेकिन फिर भी टीवी मैंने कम इसलिए किया कि मुझे सेटिस्फाई नहीं करता टीवी। मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस का बहुत कम मार्जिन होता है टीवी में, बहुत ही ज्यादा कम। कि आप एक तो आप कैमरा आपके यहाँ होता है, जिस तरह अभी मेरे हम्म, कैमरा है, तो हम्म। मेरी पूरी बॉडी नीचे, मैं अगर टाइपिंग भी कर रहा हूँ और जूते भी पॉलिश कर रहा हूँ, आपको नहीं पता, ऊपर से मैं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरी आधी बॉडी झूठ बोल रही है, आधी बॉडी सच बोल रही है, तो वो मेरे चेहरे पे नजर आएगा हमेशा। थिएटर में ये नहीं होता, या फिल्म में भी बड़ा कैनवस होता है, तो आप खुल के परफॉर्म करते हैं उसके अंदर। तो मेरे लिए शायद वो दो मीडियम ज्यादा सूटेबल है। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि टीवी गलत या छोटा मीडियम है। टीवी इतना बड़ा मीडियम है कि अगर आज पाकिस्तान में टीवी ना होता, तो ना फिल्म सर्वाइव करती, ना आपका थिएटर सर्वाइव करता, ना इन दोनों में काम करने वाले एक्टर और टेक्नीशियन सर्वाइव करते, मर जाते सारे। क्योंकि फिल्म और थिएटर हमें पैसा नहीं बना के दे रहा। ठीक है, फेयर एनफ। लेकिन आप मतलब कि अभी भी नाश्ता जाने आंगन टेढ़ा अगर आपने किया, तो उसके पीछे क्या था? क्या आप रिवाइवल चाह रहे थे? क्या आप थोड़ा सा पुश चाह रहे थे? क्या आप किसी, क्या इस इंडस्ट्री को पुश करना चाह रहे थे? इसके पीछे क्या रीजन था फिर? देखिए, इसको करने के पीछे रीजन तो प्रोड्यूसर का होगा, कोई ना कोई अच्छा, प्रोड्यूसर का फाइनेंस था। होगा, उन्हें अच्छा स्पॉन्सर मिला होगा, या वो थिएटर को प्रमोट करना चाह रहे होंगे, या वो खुद पैसे कमाना चाह रहे होंगे। मेरा रीजन तो सिर्फ बहुत सेल्फिश था कि मुझे तो अच्छा काम करने का मौका मिला था। मुझे अनवर मकसूद साहब का स्क्रिप्ट मिल रहा था, मुझे ऐसी लाइंस बोलने को मिल रही थी जिससे लोग हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं। मैं कुछ करता ही नहीं था और लोग रोने लग जाते थे। ये टीवी में मैं नहीं कर पाता हूँ, ये मैं थिएटर में ही कर पाया हूँ। सही। तो बांदी में मुझे, थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा मौका दिया। थैंक यू की बांदी बात में है, आप अच्छे करके एक्टर हैं मुझे आप। अंदाजा हुआ कि क्योंकि उसमें बहुत थोड़ा छोटा काम था, तो मैं भी खुल के कर पाया उसे। अगर वही चीज आप, उसमें मेरे कितने 49-50 सीन्स थे पूरे सीरियल में, अगर वही मेरे 250 सीन्स होते, शायद मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना होती, क्योंकि अच्छा। फिर वो गैर जरूरी सीन्स होते, मैं बिला वजह टेरर फैला रहा होता। हाँ, मैं ज्यादा ओवर हो जाता ना फिर वो। तो इसलिए मुझे, अच्छा याद होगा आपको कि मैंने आपसे कहा था कि यार मुझे कोई छोटा रोल दे, मुझे बड़ा रोल ना दे, कम दिनों का काम हो तो मुझे बताए। तो आपने कहा था 13 दिन का काम है, तो वो मेरा साइन करने की वजह थी कि मुझे 13 दिन का काम चाहिए था, कम सही दिनों है। का। तो वो इसलिए मुझे वो अच्छा भी लगा करके, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अवार्ड भी मिला।
मुझे लोगों ने बहुत पसंद किया, जो सबसे बड़ी अवार्ड से भी बड़ी बात है। बेहतरीन। तो अच्छा अच्छा, आपने अनवर मकसूद के कंटेंट की बात की। अनवर मकसूद साहब तो कहते हैं कि यार टेलीविजन ड्रामास खत्म हो चुके हैं, हमारा कंटेंट काफ़ी बैठ चुका है। क्या आप उनके स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? और अगर करते भी हैं तो आप इस वक्त ड्रामा में काम भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ड्यूटी इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल सब्जेक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये नोशन आपकी तरफ से कैसे नजर आता है आपको कंटेंट वाइज? देखिए, अनवर साहब अपनी जगह खड़े होकर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अनवर साहब के दौर के ड्रामे तो देखें आप, अगर एक तरफ आंगन टेढ़ा लगा है तो दूसरी तरफ वारिस लगा हुआ है, नो, तीसरी तरफ कोई और बड़ा ड्रामा लगा हुआ है। सही। तो 4-5 चैनल्स, 4-5 स्टेशंस के अलग अलग ड्रामे लगे हैं। हर स्टेशन पे मतलब छन छन के क्राउड पहुंचा है, कंटेंट क्रिएटर्स बहुत पिस पिस के वहां से आए हैं। तो तब कहीं जाके हर जगह हर कुर्सी पे हीरा बैठा हुआ है। हर ड्रामे के अंदर जो एक्टर्स हैं वो ऐसे महान कलाकार हैं। तो अब तो वो वाली बात नहीं है। अब तो आप अक्सर लोग, मतलब मैं ये नहीं कहता ये गलत है या बुरा है, यही फॉर्मूला है कि अब पहले जो है वो अमूमन जैसे अनवर साहब हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि जब उन्होंने माइग्रेट किया तो उनके पास सामान में बुक्स थी, ठीक है, तो वो राइटर हैं। और जो लाहौर के एक दो डायरेक्टर्स हैं वो अमेरिका से पढ़ के आए थे या बर्तानिया से पढ़ के आए थे उस वक्त, फिल्म मेकिंग और टीवी प्रोडक्शन। फिर पीटीवी जो इतना बड़ा इदारा है वो खुद भेजा करती थी इन सबको ट्रेनिंग के लिए, टेक्नीशियंस को, सही है। या गोरे आया करते थे सिखाने के लिए। आज क्या है कि जिससे भी आप पूछते हैं वो कहता है जी पहले मैं डीओपी था अब मैं डायरेक्टर हूँ, कोई कहता है मैं पहले एडी था अब मैं डायरेक्टर हूँ, यू नो। तो आप लोग प्रमोट हो के बने हैं, सही। जिसमें मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ये बुरी बात है। अब का ठीक। फॉर्मूला ये है, वक्त बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं। अब बिल्कुल अगर ठीक। कोई आपको सिखा ही नहीं रहा तो जाहिर है आप खुद सीख के कुछ बनेंगे। अगर अब एब्सोल्युटली ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस। कोई सिलसिला नहीं है, कितने बड़े बड़े चैनल्स हैं, कभी आपने सुना है कि किसी चैनल ने अपने डायरेक्टर्स को इंग्लैंड भेजा हो कोई शॉर्ट कोर्स के लिए, या किसी चैनल ने बाहर से गोरों को बुलवाया हो? हम सब मानते हैं कि हॉलीवुड हमसे बहुत बेहतर है या वो हमसे बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी किसी को नहीं बुलाया कि आके हमें सिखाएं, हमसे कुछ पैसे ले लें, क्योंकि हमें लगता है हमें सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आपस में ही हम सीख के कुछ बन जाते हैं तो गलत बात नहीं है। तो अनवर साहब का कहना बिल्कुल ठीक है कि अब वो बात नहीं रही। 13 किस्तों में कहानी खत्म हो जाती थी, अच्छा लगता था। अब 26 किस्तों में खत्म होती है, हर दफा कोई ना कोई कहता है यार ड्रामा तो बहुत अच्छा है, बस बीच की 7-8 किस्तें बड़ी ड्रैग हो गई थी। तो भाई ड्रैग होंगी क्योंकि वो जबरदस्ती की किस्तें हैं, उनके अंदर कुछ लेना देना नहीं है किसी का भी, वो तो अच्छा। बस खींच रहे हैं ड्रामे को। सही। तो वो अनवर साहब का कहना बिल्कुल ठीक है एक तरह से, लेकिन आज के लोग का जो है अब बिल्कुल ही मासेस का रह गया टीवी। बाकी लोग, आप भी नेटफ्लिक्स देखते हैं, मैं भी नेटफ्लिक्स देखता हूँ और प्राइम देखते हैं और इस तरह की एचबीओ देखते हैं, यू नो। तो हाँ। हमारा अब एक और आंख खुल चुकी है, लेकिन हाँ। मासेस की जिनकी नहीं खुली उनके लिए टीवी बहुत अच्छा है अभी। तो मतलब कि पहले मास। टीवी, पहले पीटीवी क्लासेस भी देखते थे और मासेस भी, अब हाँ। टीवी सिर्फ मासेस देखता है मेरे ख्याल। ड्रामा बैठ रहा है, ड्रामा खत्म हो गया है, ड्रामे में कंटेंट में जान नहीं है, मजा नहीं है। अब इसमें इसमें एक्टर का क्या फीडबैक? क्या ये बात सच है या क्या ये स्कीम है लोगों की जानबूझ के बुरा करना, बुरा एक जो है ना इंप्रेशन देना पाकिस्तानी ड्रामा को? देखिए, पाकिस्तानी ड्रामा अभी भी आपके सब कॉन्टिनेंट में, आपके ये इस रीजन में, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इसमें पाकिस्तानी ड्रामा बहुत बेहतर है बाकी बाकी टीवी ड्रामा से, अच्छा। ये तो मानना पड़ेगा हमें। लेकिन बाकी इससे हम बाहर जाते हैं तो यूरोप बहुत आगे निकल गया, अमेरिका बहुत आगे निकल गया टीवी प्रोडक्शन में। तो ये लोग सही। इतना आगे निकल गए कि हमें बहुत पीछे छोड़ गए। अगर हम यहाँ पे सबसे अच्छे हैं तो हमें उनके मुकाबले में कहीं तो खड़ा होना चाहिए। टर्की हमसे बहुत आगे निकल गया, हमारा रीजन है वो भी। तो अगर हम सबसे अच्छे हैं एक जगह एक काम में, तो हमें उसे बेहतर करके इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला, हमें उस लेवल पे मुकाबला करना चाहिए जहाँ पे वाकई कंपटीशन बनता है। हमारे इंडिया से कभी टीवी में कंपटीशन नहीं है, इंडिया को टीवी ड्रामा बनाना ही नहीं आता। आप स्क्रीन राइटर भी हैं, और अगर आपको बोला जाता है कि यार आप हमें यही लिख के दो जिस वक्त टीवी पे चल रहा है, क्या आप गिव इन कर लेते हैं या बोलते हैं कि यार कुछ अलग करो, रिबेलियस बनते हैं? देखिए, मैंने टीवी पे ना एक ड्रामा लिखा है, सही। कोई तो वजह होगी इस बात की। एक ही ड्रामा लिखा है, शादी मुबारक हो। एब्सोल्युटली। और अगर आप ड्रामा देखें वो अलग ड्रामा था। बिल्कुल सही है। उसमें कोई थप्पड़ नहीं था, उसमें कोई तलाक नहीं थी, उसमें कोई कोई प्रेग्नेंट होके हॉस्पिटल जाके खाली गोद वापस नहीं आ रहा था, उसमें कोई सास बहू नहीं थी। एक जो शादी कराना चाहती थी अपने बेटे की अपनी मर्जी से, और बेटा किसी और से प्यार करता था, और उसमें भी कुछ इतना सीरियस नहीं हुआ जितना लोगों को लगता है कि हो जाता है, सिवाय इसके कि उसका दिल टूट जाता है।
लड़के का एक दफा, बाकी वो एक लाइट कॉमेडी प्ले था, लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा यार बड़ा पीटीवी टाइप लगा हमें, कि वो घर की बातें हो रही हैं उसके अंदर, और सही। जो फुप्पो हैं घर में वो बात कर रही हैं, एक्टर्स भी अच्छे थे, सलमान शाहिद साहब थे, गुले राना थी, बुशरा अंसारी थी, कुबरा थी, तो ये लोग थे। तो मैंने तो एक ही ड्रामा लिखा है, मैंने फिर उसके बाद कभी ड्रामा नहीं लिखा। अब शायद मैं एक ड्रामा लिख रहा हूँ अच्छा। और कोशिश कर रहा हूँ कि वो थोड़ा अलग लिखूं, उस ड्रामे से जो मैंने पहले लिखा था उससे अलग लिखूं। सही। तो तो मैं तो नहीं रेस में भागा कभी, तो मैं नहीं इस बात का सही से जवाब दे सकता। क्यों नहीं दे सकते आप जवाब? मतलब कि आप अगर आपकी आपका नीश नहीं है, आपको लिखना नहीं है, आपको पुश नहीं करना ऐसा कंटेंट। देखिए मैं अपने कंटेंट को लेके बैक एंड फोर्थ लड़ाई नहीं कर सकता चैनल के साथ। मैं बार बार उसे अप्रूव नहीं करवा सकता, फिर बार बार वो अप्रूव ना हो, मैं फिर उसको ठीक करूं और फिर जाऊं। तो मैं इतना शायद इतनी मेहनत करने के मूड में नहीं हूं अभी राइटिंग को लेकर। उससे बेहतर मुझे लगता है कि मैं कोई फिल्म लिख लूं, जिसके पहले ड्राफ्ट पे काम हो, दूसरे पे, तीसरे पे 1-2 घंटे की फिल्म लिख लूं मैं। फाइनेंशियली भी मुझे वो ज़्यादा वायबल लगता है। फाइनेंशियली मुझे वायबल। इसलिए मैं सही। बिल्कुल हाँ, तो मैं टीवी ड्रामा इसलिए भी नहीं लिखता हूँ। फिर टीवी ड्रामा जो लोग लिख रहे हैं ना अभी, वो ज़्यादा कामयाबी से लिख रहे हैं। जैसे झूठी लिखा है अली साहब ने, जी। तो अली मोइन ने वो ड्रामा, क्योंकि उन्हें वो सारे टर्न्स और ट्विस्ट और हाँ क्या बिल्कुल। कहते हैं उसे, हाँ वो सब फॉर्मूला। उन्हें पता है, फ्रीज फ्रीज क्या होना है, किस जगह होना है, तो वो कामयाबी से लिख रहे हैं। बजाय इसके कि मैं कुछ ड्रामा लिखूं, मैं ड्रामा कर लूं, उससे बेहतर है। फिल्म इंडस्ट्री का क्या हो रहा है? मतलब कि इस वक्त तो दुनिया फिल्म इंडस्ट्री रुकी हुई है, तो किस किस क्या नजर आ रहा है आपको? फिल्म इंडस्ट्री किस तरह इवॉल्व होगी आगे जाके? हम डिजिटल पे जाएंगे या बड़े पर्दे पे भी है चांस? नहीं जी, चांस तो है बड़े पर्दे का, लेकिन बड़े पर्दे पे अब फिल्में वही चलेंगी जो लोग टिकट खरीद के देखना चाहेंगे। दुनिया भर में सिनेमा चेंज हो गया। नहीं देखना चाहते लोग घर की कहानी या कोई छोटी कहानी। लोग अब इफेक्ट्स देखना चाहते हैं उसके ऊपर। लोग अब विजुअल ट्रीट लेना चाहते हैं सिनेमा से, कि अगर पैसे दे रहे हैं तो हमारी आंखें ठंडी हो जाए किसी भी तरह से, कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिले जो हमें टीवी पे नहीं मिल रहा या हमें कहीं और देखने को नहीं मिल रहा। अगर उन्हें उसी तरह का कंटेंट दिखाया जाएगा, लव स्टोरी और इस तरह की चीजें, तो मेरा नहीं ख्याल लोग देखना चाहते हैं। बाहर भी फिल्में ये वाली नहीं चल रही हैं अब। सिनेमा के ऊपर जो फिल्में बिजनेस कर रही हैं वो वही बड़ी फिल्में हैं, मिशन इम्पॉसिबल और ब्लॉकबस्टर्स, मतलब बड़ी बजट हाँ वाली। जी, जो ब्लॉकबस्टर जो फिल्में हैं वो यही हैं, जिसके अंदर भी आप थोड़ा साइंस फिक्शन है, थोड़ा ग्राफिक्स है और सारा कुछ है, तो बड़े बड़े एक्टर्स हैं। तो हमारे यहाँ भी अब फिल्में वही काम करेंगी। हमारे यहाँ देखें ना, सबसे बड़ी फिल्म है जवानी फिर नहीं आनी। जी। उसमें आप देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार हुमायूं सईद है। उसके अंदर आप देखें तो कॉमेडी अहमद अली भट्ट कर रहे हैं, वासिफ चौधरी कर रहे हैं। उसमें 3 लड़कियां हैं, वो फॉरेन लोकेशंस हैं। उसमें फहद मुस्तफा भी हैं, ना उसमें सुहेल अहमद भी हैं। तो वो इतना ज्यादा कुछ में इंडियन एक्टर्स भी हैं, तो वो बना के ऐसे करके रखा है खूबसूरती के साथ, तो वो फिल्म चली है। तो अब लोग बहुत एक्स्ट्रा चीजें देखना चाह रहे हैं सिनेमा के ऊपर। सही। अब लोग एक केक नहीं देखेंगे सिनेमा के ऊपर, क्योंकि इस केक एक बहुत बेहतरीन फिल्म है, लेकिन उसके व्यूअर्स कम है। सिनेमा में इंडिया में भी जो आर्ट मूवीज या पैरेलल सिनेमा है, उनके यहाँ वो फिल्म उतना बड़ा बिजनेस कभी भी नहीं करती है, रेयरली करती है कोई फिल्म, अमूमन नहीं करती। तो वहां पे भी यही मसाला चलता है, सही। रोम कॉम चलता है, कॉमेडी मेनली चलती है या एक्शन बड़ी फिल्में चलती हैं। हमें गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती सिनेमा के लिए, जो कि उन्हें करना चाहिए। सिनेमा को गवर्नमेंट की जीरो सपोर्ट है, हमें तो टैक्स देना पड़ रहा है इतना ज्यादा। सही। तो हमें क्या, एक एक मरती हुई इंडस्ट्री को टैक्स देना पड़ रहा है। ये बताएं कि बहुत बड़ी एक डिबेट हमारे मुल्क में इस पर चल रही है कि नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म पे, आपको लगता है ये वाकई में एग्जिस्ट करता है? हमारे पास इस तरह का कल्चर है? क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि यू बीन अ टारगेट ऑफ नॉट गेटिंग समथिंग बिकॉज ऑफ फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म, एंड डू थिंक ये किल होना चाहिए? वाकई में एग्जिस्ट करता है इदारों में? देखिए, फेवरेटिज्म होता है, आपको ही पता होता है। नेपोटिज्म हमारे यहाँ लकीली नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी बड़ी फिल्मी फैमिलीज ही नहीं है। नो, हमारी फिल्म तो बर्बाद हो चुकी थी पहले ही, तो हमारे पास तो फिल्मी फैमिलीज हैं ही नहीं कि वो नेपोटिज्म कर रही होती है, अभी अपने बच्चों को ला रही होती। हमारे यहाँ शायद इस वक्त पुराने सबसे बड़े सुपरस्टार कौन है जिनके बच्चे काम कर रहे हैं? जावेद शेख साहब होंगे जिनके बच्चे काम कर रहे हैं।
वो एक एग्जाम्पल है और उनके दोनों बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम नहीं कर रहे वो। और वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि जावेद शेख साहब की वजह से उनको काम मिलता है। अच्छा यासर, ये मुझे बताएं कि आप अक्सर यू आर वेरी वेरी ब्लंट विथ योर स्टेटमेंट्स, यू आर वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल विथ योर स्टेटमेंट्स। मैं तो बहुत देखता हूँ हर वक्त आप किसी न किसी स्टेटमेंट पे मीडिया में हाईलाइटेड होते हैं। आर दी स्टेटमेंट्स एंड देन द सोशल मीडिया पे आपके पीछे बहुत ही डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स भी पीछे पड़ जाते हैं। क्या ये स्टेटमेंट्स, क्या ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जरूरी है यासर हुसैन की तरफ से आने से? इज इट बिकॉज यू वांट टू बी इन द मीडिया, या आप कोई पॉइंट अक्रॉस करना चाह रहे होते हैं कि यार कुछ इश्यूज हैं कुछ नहीं है? इतने बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे जाते हैं यासर के ऊपर कि यार ये है वो है। प्रीवियसली भी यू बीन सो वेरी वेरी सम लाइट रिमार्क्स ऑन दैट। मुझे लगता है ये इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं पढ़ना शुरू कर दूँ, ये लिखना बंद कर देंगे। मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ मीडिया में कि क्या अच्छा लिखा जा रहा है, क्योंकि अच्छा। मैं इस बात से मैं लापरवाह हूँ इस बात से। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है इस बात की, क्योंकि मैं सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह यूज करता हूँ। सोशल मीडिया एक इंतहाई पेटी सी चीज है। सोशल मीडिया कोई जिंदगी और मौत की वो नहीं है। सोशल मीडिया आज है, कल नहीं था, और कल नहीं होगा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इससे। हम प्रोफेशनल हैं इंडस्ट्री वाइज, आपने डीलिंग की है प्रोफेशनली, इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअली, आपने पैसों की बात की, ये सब प्रोफेशनलिज्म का पार्ट है। देखें, इश्यूज हर जगह होते हैं। प्रोफेशनल अगर हम नहीं होते तो इंडस्ट्री बंद हो चुकी होती। हम जाते हैं टाइम पे, हम शूट कराते हैं। वो लोग भी आते हैं टाइम पे, शूट करते हैं, पैसे दे ही रहे हैं, तभी इंडस्ट्री चलती है। देर सवेर ज़ाहिर है होती है, और मैंने देखा है बैंक्स के अलावा हर जगह होती है देर सवेर पैसों के मामले में, तो यहाँ भी होती है, कोई मसला नहीं। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी हमारी कमज़ोर है, हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। हर टेक्नीशियन को, आर्टिस्ट को और क्रिएटिव बंदे को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा हसास भी होता है और बड़ा अपनी तबीयत से काम करने वाला होता है। अगर एक फिल्म रिलीज होने के बाद बार बार बिक रही है और चल रही है, या एक ड्रामा जो है वो बार बार एयर हो रहा है और यूट्यूब पे भी चल रहा है और हर तरफ से उस पर पैसे कमाए जा रहे हैं, तो उसका छोटा छोटा हिस्सा बाकी सबको भी मिलना चाहिए, ताकि अगर वो काम नहीं कर रहे तो वो भूखे ना मरे। और हम बाद में फिर यही करते हैं कि उनकी सैड म्यूजिक लगा के उनकी वीडियोस दिखाते हैं मरने वालों की, और बताते हैं इन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया, जिसपे आवाम ये कमेंट करती है, भाई नशे करते होंगे, पार्टियां करते होंगे, उड़ा दिए पैसे अपनी जवानी में। जबकि ऐसा होता नहीं है। लोगों की फैमिलीज होती हैं। आर्टिस्ट क्योंकि हसास होता है, तो बड़े लोगों की फैमिलीज और बड़े लोगों का ख्याल कर रहा होता है। वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर रहा होता, वो बाकी लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर रहा होता है। तो ये हम कभी भी नहीं सोचते। फिर एक आर्टिस्ट के अखराजात आम इंसान से ज़्यादा होते हैं। उसका रहन सहन आम इंसानों से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक इंडस्ट्री है जिसका नाम शोबिज है, तो यहाँ पे बहुत कुछ शो करना पड़ता है। आप बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री में इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, आपने ये प्रोफेशनलिज्म की बात की, एक्टिंग की बात की, टाइम पे जनरली अगर हमें थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होना है, जनरली अगर हमें थोड़ा सा किसी राइट पाथ पे जाना है, एक एक स्पेसिफिक मैसेज अगर हम अपने इंडस्ट्री या फ्रेटर्निटी को दें कमिंग फ्रॉम अ यंग एक्टर, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जो यंग एक्टर्स हैं ना, जो अभी तक सिर्फ एक्टर्स हैं, उन्हें बोलना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा इस बारे में कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें मजदूरों की तरह पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। हमें रोज शूट पे जाना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा जिंदगी में उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जहां आप रिटायरमेंट के बाद कोई चैन का सांस ले सकें। जो पुराने अदाकार अब प्रोड्यूसर्स बन गए हैं, वो शायद हमारे बारे में अब नहीं सोच सकते, क्योंकि वो एक सर्कल का हिस्सा बन गए हैं। वो एक, शायद वो खुद भी फंसे हुए हैं, वो एक सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं जिसके अंदर ना उन्हें रॉयल्टी मिल रही है, ना वो किसी को रॉयल्टी दिलवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू यासिर फॉर वेरी वेरी इंसाइटफुल वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सेशन मैंने आपसे आपके साथ किया है, और बहुत ही अच्छा सेशन आपके साथ हुआ है। थैंक यू, आपने टाइम भी निकाला क्योंकि मुझे पता है आप काफ़ी बिजी थे, और ऑब्वियसली डिस्टेंस के साथ जो है आजकल यही तरीके रह गए हैं बात करने के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल आपने बात भी की, एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक विद ऑल द प्रोजेक्ट्स। आपकी फिल्में भी आ रही हैं और आप फिल्म लिख भी रहे हैं, आपके ड्रामे भी आ रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो आपके साथ वापस काम करूंगा, बिकॉज आई एक्चुअली थिंक यूर अ वेरी वेरी गुड एक्टर। आपके साथ काम करने मज़ा भी आता है और आप बाकी में डेप्थ में जाते हैं कैरेक्टर की। दैट्स व्हाई आई लाइक वर्किंग विथ यू, एंड आई होप Ikra is fine. Wishing you a very very life of happiness with your newfound love and marriage. आप लोग हमेशा हमेशा खुश रहें, और उम्मीद करता हूँ कि यार आप जैसे यंग एक्टर्स जो हमेशा इंडस्ट्री को आगे लेके जाएंगे। दैट वाज द मेन थिंग।
Thank you so much and looking forward to a great feedback coming from this show. Once again, thankful कि आपने इस पे बात की. मुझे बहुत यंग एक्टर्स बड़े मुश्किल से बात करते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि यार हम जो है ना हम जो है ना कोई इस तरह की बात नहीं बोलना चाहते जो मैंने है. हमारे प्रोड्यूसर्स को इतने जल्लाद नहीं बैठे हुए यहाँ पे, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े फन लविंग लोग हैं, ऐसे लोग नहीं है कि वो इतनी हर चीज को बातों को सीरियसली लेके सही. नहीं, हर चीज को क्यों सीरियसली लेगा भाई. बहरहाल नहीं, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक है. सो ऑन दैट नोट जासिर, थैंक यू. आप जो है बिल्कुल गो ऑन विथ योर डे एंड लव द गेटअप और इंशाल्लाह टच में रहेंगे. सो इंशाल्लाह. खुदा हाफिज. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक अल्लाह यू. हाफ़िज़.